आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र और वायुमंडलीय। आज का क्लास है मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन। तो आज के हम क्लास में मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन के चैप्टर को पढ़ेंगे और इसका मुख्य प्रमुख बिंदु होगा मानव नेत्र का बनावट और मानव नेत्र द्वारा देखने की प्रक्रिया। उसके बाद दृष्टि दोष और उसके कारण तथा निवारण। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उसका कारण क्या होता है, निवारण कैसे किया जाता है, और उसके बाद जो है वायुमंडलीय अपवर्तनांक को पढ़ेंगे। और वर्ण विक्षेपण, स्पेक्ट्रम का बनना, स्पेक्ट्रम जो रंगीन पट्टी बनता है प्रकाश के किरणों से, उसका बनना और इंद्रधनुष का बनना। उसके बाद में प्रकाश के जो है विकिरण, और जो है आकाश का रंग जो है नीला है, आकाश का रंग नीला होता है क्यों। और इस प्रकार जो है सूर्योदय और सूर्यास्त को पढ़ के इस चैप्टर को क्लोज किया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र जो है एक प्रकाशीय यंत्र है, एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा हम कुछ वस्तुओं को देखते हैं। तो मानव नेत्र जो है मुख्यतः गोलाकार होता है। मानव नेत्र मुख्यतः गोलाकार होता है, लेकिन उसके आगे के तरफ थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। मानव नेत्र गोलाकार होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ होता है आगे की तरफ। तो इसको हम नेत्र गोलक कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र गोलक। तो हमारा मानव नेत्र को नेत्र गोलक भी कहते हैं। इसके बाहरी आवरण जो होता है, एक मोटे जो है चमड़े का मोटे उजली परत होती है, जिसको हम जो है श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। जो नेत्र का सबसे ऊपर वाला पट्टी होता है वह व्हाइट कलर का मोटा चमड़ा होता है, अपारदर्शी चमड़ा होता है, जिसको हम श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। लेकिन वह जो है आगे की तरफ थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, जिसको कार्निया बोला जाता है। यह कार्निया जो होता है पारदर्शी होता है। आगे की तरफ जो उभरा हुआ भाग होता है जिसको कार्निया बोलते हैं, यह पारदर्शी होता है, बाकी सब अपारदर्शी होता है। उसके बाद उसकी निचली परत जो होती है, उसके बाद वाली एक निचली परत होती है, वो धूसर रंग का होता है। धूसर रंग का होता है, जिसको हम जो है क्रायड बोलते हैं, क्रायड बोला जाता है। यह आगे की तरफ, ये सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाले पट्टी के बाद सेकंड वाला पट्टी जो है क्रायड बोला जाता है। और यह आगे के तरफ जो है दो भागों में बटा होता है, जिसको आइरिस बोलते हैं, जिसको आइरिस बोलते हैं। और आइरिस के जो बीच का गैप होता है उसको पुतली बोला जाता है। ठीक है। और आइरिस से जो है सिलसिलियरी मांसपेशियां जो है ज्वाइंट होती है, जुड़ी हुई होती है, जिससे नेत्र लेंस जो है जुड़ा हुआ रहता है। नेत्र लेंस आइरिस से सिलसिलियरी मांसपेशिया द्वारा जुड़ा होता है। यह नेत्र लेंस है। उसके बाद जो है ये मानव नेत्र में ये जो मानव नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में जो है, बीच का जो द्रव होता है उसको नेत्रोद बोला जाता है। और जो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का जो है द्रव्य होता है उसको काचाभ द्रव्य बोला जाता है। अब कह रहा है क्रायड की, अब जो है सबसे नीचे वाली परत जो होती है उसको रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना। तो इस प्रकार जो है हमारा ये नेत्र लेंस का बनावट, ये बनावट हमारा हो गया कि नेत्र लेंस जो है कैसे बना हुआ रहता है। अब इसका कार्य विधि अब पढ़ेंगे, बनावट के बाद कार्य विधि। ये नेत्र लेंस जो है कैसे काम करता है। पहला हो गया बनावट, दूसरा जो है इसका कार्य विधि है कि हमारा नेत्र जो है किस प्रकार काम करता है।
तो सबसे पहली बात है कि जब प्रकाश की किरणें ये जो है कार्निया से होते हुए नेत्र लेंस पर पड़ती है और नेत्र लेंस से ये अपवर्तन के बाद यह रेटिना पर पड़ता है, जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और यही प्रतिबिंब जो है द्विक तंतु द्वारा ये हमारे मस्तिष्क को भेजा जाता है। यहाँ पर प्रतिबिंब छोटा और उल्टा बनता है, लेकिन द्विक तंतु जो है हमारे मस्तिष्क को जो सूचना देती है और सीधा और बड़ा, ठीक है, वो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और बड़ा की सूचना देती है, जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब क्या होता है कि ये हमारा जो पुतली होता है, इसके द्वारा हमारा ये आइरिस, ये दोनों आइरिस के बीच के गैप को पुतली कहते हैं। और ये जो है ये प्रकाश के को ये कंट्रोल करता है। अधिक प्रकाश हो तो उसको इसमें ज्यादा प्रकाश में आइरिस जो है स्वतः सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, जबकि कम प्रकाश में यह बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार ये प्रकाश को कंट्रोल करता है आइरिस, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या होता है कि जब हम कभी कभी दूर या नजदीक की वस्तुओं को देखते हैं, तो सबका जो है प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनती है। तभी जो है हम प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के कारण ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो दूर की वस्तु हो या नजदीक की वस्तु हो, सभी का जो है प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। इसके लिए जो है ये सिलसिलियरी मांसपेशियां जो है इसमें जो है तनाव होता है, और कम और ज्यादा तनाव होने से इसकी जो नेत्र लेंस है इसकी फोकस दूरी घटता और बढ़ता है, जिसके कारण जो है यह इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनती है। और रेटिना पर बनती है, जिसकी सूचना जो है द्विक तंतु द्वारा हमारा मस्तिष्क को दी जाती है, और वहां से हम किसी वस्तु को हम देखते हैं। तो अब बात रह गई कि कभी कभी जो होता है नजदीक या दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। कभी कभी नजदीक या दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, इसको दृष्टि दोष कहते हैं। कार्य में तीसरा में दृष्टि दोष। ये दृष्टि दोष जो है तीन प्रकार के होता है। दृष्टि दोष तीन प्रकार की होती है: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। और जरा दृष्टि दोष में जो है इसमें सिलसिलियरी मांसपेशियां की जो कार्य विधि होती है स्थिर पड़ जाती है, जिससे कभी नजदीक या दूर दोनों की वस्तुएं दिखाई ठीक ढंग से दिखाई नहीं देती है। इसके लिए बाइफोकस फोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। बुढ़ापे में ये जो है दृष्टि दोष जो है ज्यादातर होता है। इसमें बूढ़े आदमी की जो चश्मा होती है उसमें दोनों लेंस लगा रहता है, जिससे निकट की वस्तु और दूर की वस्तुएं दोनों दिखाई दे। तो आइए अब निकट दृष्टि दोष में क्या कारण होता है कि ये जो है हमें निकट की वस्तुएं दिखाई, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं नहीं, तो फिर इसको निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं? बात यहाँ पर आती है कि निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं जबकि निकट की वस्तुएं दिखाई देती है। तो होता क्या है कि कभी कभी ये नेत्र नेत्र जो गोलक है यह थोड़ा लंबा हो जाता है या लंबा हो जाता है। नेत्र गोलक जो है थोड़ा सा लंबा हो जाता है, जिससे यह
ठीक है। ये नेत्र जो गोलक है, यह इसका जो गोलाई है, यह ये से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जिससे जो है इसकी प्रतिबिंब जो है क्या होता है कि रेटिना पर नहीं बन के थोड़ा सा आगे बनना स्टार्ट हो जाता है, जिससे ये वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। जिससे वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि ये गोलक जो है लंबा हो जाता है, जिससे रेटिना पर इसका प्रतिबिंब नहीं बनता है, जिससे यह दिखाई नहीं देती है। और रेटिना के पहले नजदीक ही इसका प्रतिबिंब बन जाता है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब रेटिना के नजदीक निकट, मतलब रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। इसमें क्या होता है, इसका कारण तो एक ये हो गया। दूसरा कारण ये होता है, जो नेत्र गोलक है, जो नेत्र लेंस है, यह थोड़ा सा, अगर ये वाला काम नहीं हुआ कि नेत्र गोलक जो है लंबा नहीं हुआ, तो दूसरा होता है कि जो नेत्र लेंस होता है इसकी इसकी मोटाई थोड़ा बढ़ जाती है। मोटाई बढ़ जाने के कारण इसकी फोकस दूरी घट जाती है, और फोकस दूरी घटने के कारण यह रेटिना से पहले इसका प्रतिबिंब बनने लगता है। इसलिए यही दो कारण होता है, जिससे जो है हमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती है। अगर नजदीक की वस्तु होती है तो इसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बन जाता है, रेटिना पर बन जाता है, लेकिन दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। तो इसलिए जो है निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। अब इसके निवारण के लिए जो है हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग कर देते हैं तो क्या होता है कि दूर की वस्तुएं आती है, दूर की वस्तु जो होती है यह ठीक है। इसमें क्या होता है कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं कि अवतल लेंस से जो है यहाँ से आ रही किरणें जो है जब अपवर्तित होती है तो ये मध्य स्थिति से दूर हो जाती है। तो दूर जाने के कारण ये नेत्र लेंस पर जो है पड़ती है, और इसके बाद इसके अपवर्तन के कारण थोड़ा सा इसकी दूरी बढ़ जाती है, और यह यहाँ पर जो है रेटिना पर इस प्रतिबिंब बनने लगता है। तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष में कौन सी वस्तु, निकट दृष्टि दोष में जो है क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। याद करते हैं, थोड़ी देर पर रहता है, लेकिन ये जो है डिफिनिट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए एक तरीका है कि निकट, निकट, निकट 3 अक्षर में है, तो इसका दोष के निवारण के लिए अवतल 4 अक्षर वाला लेंस की उपयोग करते हैं। और दूर, दूर जो है 2 अक्षर में है, तो इसका उत्तल 3 अक्षर वाला जो है लेंस का प्रयोग करते हैं।
जब निकट दृष्टि दोष होगा तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं इसके निवारण के लिए, और दूर दृष्टि दोष होता है तो इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी 3 अक्षर वाला जो है दोष है तो 4 अक्षर वाला लेंस उपयोग करेंगे, और 2 अक्षर वाला दोष है तो 3 अक्षर वाला लेंस उपयोग करेंगे। और इस प्रकार जो है अगर हम भूल भी जाते हैं तो ये इस तरीके से हम अच्छा आसानी से जो है क्वेश्चन हम बना लेंगे और गलत होने की संभावना कम रहेगी। तो ये प्रकार जो है निकट दृष्टि दोष में हो गया। अब दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में होता है कि दूर की वस्तु जो होती है दूर की वस्तु का प्रतिबिंब तो रेटिना पर बन जाता है, लेकिन जब नजदीक की वस्तुएं होती है तो इसका प्रतिबिंब जो है रेटिना से दूर जाके बनता है, रेटिना से दूर बनता है। इसमें जो है रेटिना से नजदीक की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है, इसलिए इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि पहले निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष में का कारण क्या होता है, या तो नेत्र गोलक थोड़ा सा चपटा हो जाता है जिससे इसकी रेटिना का दूरी जो है नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी कम हो जाती है, या दूसरा है कि ये जो है लेंस नेत्र लेंस जो है सामान्य से थोड़ा ज्यादा पतला हो जाता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष में थोड़ा मोटा हो जाता है और दूर दृष्टि दोष में ये जो है पतला हो जाता है, नेत्र लेंस जो है पतला हो जाता है, जिससे इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, और फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण यह रेटिना से दूर इसका प्रतिबिंब बनता है। अब बात आ गई कि इसके निवारण के लिए क्या होता है कि नेत्र यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो उत्तल लेंस में होता क्या है कि ये यहाँ पर जब प्रकाश किरणें आएगी तो अपवर्तन के बाद थोड़ा सा यहाँ से मुड़ जाती है। ठीक है, ये मुड़ जाती है तो थोड़ा नजदीक इसके प्रतिबिंब बनने लगता है। तो इस प्रकार जो है रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और दिखाई देने लगती है। तो दोनों का कारण बता दिए और उसका निवारण भी बता दिए कि कारण क्या क्या होता है और उसके निवारण के लिए क्या चीज हम करते हैं। अब तीसरी बात है, जो तीसरा दोष होता है वो जरा दृष्टि दोष होता है। उसमें क्या होता है कि सिलसिलियरी मांसपेशियां जो है ठीक ठीक ढंग से काम नहीं करती है, शिथिल हो जाती है। ये जो है ये दोष बुढ़ापे में ज्यादातर होता है, क्योंकि मांसपेशियां जो है वहां पर स्थिर होने लगती है और ये इसके तनाव जो है घटाने बढ़ाने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे खोने लगती है सिलसिलियरी मांसपेशियां। इससे क्या होता है कि दूर और नजदीक दोनों वस्तुएं जो है सही ढंग से नहीं दिखाई देती है। तो इसके लिए बाई फोकस लेंस का प्रयोग करते हैं, मतलब जो है उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं के देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, और जो है नीचे इसमें लेंस में जो होता है क्या होता है, इसमें ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और बाकी जो है अवतल लेंस होता है। बाकी जो है अवतल लेंस होता है, यहाँ पे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिससे नजदीक की वस्तुएं दिखाई दे और यहाँ पे दूर की वस्तुएं दिखाई दे। इसमें बाईफोकल लेंस का प्रयोग होता है। तो ये हो गया जरा दृष्टि दोष। अब जो है वायुमंडलीय अपवर्तन,
वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन में होता क्या है, कभी कभी आप स्टोव या ये जो है गैस चूल्हा के ऊपर देखते होंगे, तो उसके दूसरे साइड का जो वस्तु होता है बेतरकीब ढंग की दिखाई देने लगती है, मतलब हिलता डुलता दिखाई देता है। वो कैसे, वो तो वस्तुएं जो है हिल नहीं रही है, लेकिन जब गैस के लौ के सामने से जब उस साइड के वस्तु को देखेंगे तो हिलता हुआ दिखाई देता है। अब इसका कारण होता है कि जब गैस के ऊपर का जो हवा होता है वो गर्म होके हल्का होता है, तो जब कोई भी वस्तु जो गर्म होती है तो उसके घनत्व जो है कम हो जाती है, और जब ठंडा होती है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। तो जो गैस सिलेंडर जो है स्टोव के ऊपर का जो जो जलता हुआ आग है, उसके ऊपर के हवाएं जो है गर्म होती है, जिससे उसके जो घनत्व है कम हो जाता है, और घनत्व कम और ज्यादा होने के कारण वो बेतरकीब जो है दिखाई देती है, हिलता डुलता दिखाई देती है। वही कारण होता है ये वायुमंडलीय अपवर्तन में। वायुमंडलीय अपवर्तन जो है, इसमें क्या होता है कि हमारा वायुमंडल जो है इसकी जो हवाएं होती है कभी स्थिर नहीं रहती है, ये कभी जो है इसकी घनत्व कभी ज्यादा कभी कम होते रहता है। तो ज्यादा कम होने के कारण यह इसकी जो अपवर्तनांक है कम और ज्यादा होता है, कम और ज्यादा होता है। और कम और ज्यादा होने के कारण जो दूर की वस्तुएं होती है वो टिमटिमाती हुई नजर आती है, क्योंकि जो देख प्रेक्षक है, जो देखने वाला है, उसके आंख पे, उसके रेटिना से तो आंख पे जो प्रतिबिंब बनता है थोड़ा सा इधर उधर बनता है, तो कभी जो है नेत्र से इधर उधर होने के कारण कभी रुक रुक के दिखाई देता है। तो बात है कि इसीलिए जो है तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, जबकि ग्रह और चंद्रमा टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। तो इसका कारण है कि तारे जो होते हैं काफी दूर होते हैं और ग्रह और चंद्रमा नजदीक होते हैं। तो इसका अपवर्तनांक जो है बहुत कम घटता बढ़ता है, जिसके कारण जो है ये नगण्य इफेक्ट डालता है और यह टिमटिमाता हुआ नजर नहीं आता है। जबकि ये जो हमारे तारे हैं काफी दूर होते हैं, और दूर होने के कारण यहाँ पर जो है इसका अपवर्तनांक ज्यादा कम बेस हो जाता है, जिससे जो है हमें जो प्रेक्षक होता है, देखने वाला होता है, उसके उसके आंखों पर जो है इसकी अपवर्तनांक आगे पीछे होने लगती है और दिखाई रुक रुक के देता है। इसीलिए तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब जो है कि प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन जिससे स्पेक्ट्रम, अब जब ये प्रकाश की, श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से गुजरती है, तो ये जो है एक रंगीन पट्टी का निर्माण करती है, एक रंगीन पट्टी का निर्माण करती है, जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये रंगीन पट्टी जो होती है 7 कलर की होती है, बैनिया हपीनाला।
तो इसका कारण यह है, क्या कारण है स्पेक्ट्रम बनने का कारण यह है कि सभी जो कलर है इसका अपवर्तनांक कम और ज्यादा होता है। ठीक है, सभी का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, इसलिए जब यह प्रिज्म से बाहर निकलती है तब ये अलग अलग जो है थोड़ा दूरी पर ये अलग हो जाती है। तो अलग होने के कारण ये रंगीन पट्टी में दिखाई देने लगती है। तो स्पेक्ट्रम जो है का कारण जो है प्रत्येक कलर का अपवर्तनांक में जो है डिफरेंस के कारण ये वर्णपट, इसको वर्णपट या स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यही जो है न्यूटन ने एक बार साबित किया कि इसको ये प्रिज्म को उल्टा करके रख दिया जाता है तो ये फिर सातों कलर मिलकर और व्हाइट श्वेत प्रकाश श्वेत प्रकाश प्रकाश बन जाता है। इससे पता चलता है कि श्वेत प्रकाश में सातों रंग होते हैं। इसके स्पेक्ट्रम जो है इसके अपवर्तनांक के कारण बनते हैं। और तरंग दैर्घ्य, जिसका तरंग दैर्घ्य जो है जितना ज्यादा होता है उसका अपवर्तनांक जो है उतना ही कम होता है। जो है जितना जिसका जो है जिस कलर का तरंग दैर्घ्य जितना ज्यादा होता है उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होता है। तो रेड कलर का जो है रेड कलर का अपवर्तनांक जो है सबसे कम होता है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। बात है कि कभी भी खतरे की निशानी को रेड कलर से क्यों दिखाया जाता है, तो रेड कलर कैसे दिखाने के कारण है कि इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, अपवर्तनांक कम होने के कारण यह सीधा और जो है दूर तक दिखाई देती है। तो ये हमारा हो गया स्पेक्ट्रम। यही कारण है कि ये इंद्रधनुष इंद्रधनुष का निर्माण जब बारिश होता है तो अभी हम देखते हैं कि जब भी इंद्रधनुष दिखाई देता है तो सूरज के अपोजिट साइड में दिखाई देता है। तो बारिश के समय जो है वायुमंडल में बहुत सारे जो है जल बूंदे होती है, धीरे छोटे छोटे जल की बूंदे होती है जो प्रिज्म का काम करती है, जो प्रिज्म काम करती है। और प्रिज्म के कारण ये जो सूरज की रोशनी होती है, ये सूरज की रोशनी ये प्रिज्म में पड़ती है और ये जो है स्पेक्ट्रम बनाती है जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं। तो अब हो गया कि इंद्रधनुष क्यों कहते हैं इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद जो है विकिरण, जब सूरज की किरणें जो है किसी कण पर पड़ती है तो यह इसको विकृत करती है, चारों तरफ फैला देती है, इसी को विकिरण कहते हैं। इसी को विकिरण कहते हैं। सूरज की किरणें जब किसी छोटे कण पर पड़ती है तो यह जो है प्रकीर्णन जो है, प्रकीर्णन का कारण क्या है, तो जब प्रकाश की किरणें किसी छोटे कण पे पड़ती है तो ये प्रकाश की किरणों को चारों तरफ में फैला देती है जिसको प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। अब जो है कि जितना छोटा कण होता है उतना ही जो है ये प्रकीर्णन की क्रिया सभी कलर हाँ, तो प्रकीर्णन जो है प्रकीर्णन प्रकाश के प्रकीर्णन का कुछ प्रमुख कारण होता है यह कि जब सूरज की किरणें जो होती है, प्रकाश किरणें श्वेत किरणें जो होती है, जब किसी बिंदु किसी छोटे कणों पर पड़ती है तो वह जो है उस किरण को चारों तरफ फैला देती है, उस किरण को चारों तरफ फैला देती है। इसी को प्रकीर्णन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन जो होता है प्रत्येक कलर का प्रकीर्णन अलग अलग होता है। जो नीला कलर है उसका प्रकीर्णन जो है सबसे ज्यादा होता है, इसी के कारण जो है ये हमारा आसमान जो है
नीला दिखाई देता है। जबकि हम जो है निर्वात से देखते हैं, निर्वात मतलब अंतरिक्ष से देखने के पर ये हमारा चारों तरफ का जो आकाश दिखाई दे काला दिखाई देता है, जबकि हम ये पृथ्वी से देखने पर नीला दिखाई देता है। तो निर्वात में जो है ये गैस की किरणें, गैस नहीं होता है, इसीलिए गैस के जो छोटे छोटे कण होते हैं उससे प्रकाश की प्रकीर्णन नहीं होती है। प्रकीर्णन नहीं होने के कारण काला दिखाई देता है। जबकि जो है हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे गैस पाए जाते हैं। गैस के जो छोटे छोटे कण पर प्रकाश किरणें पड़ती है तो उसका प्रकीर्णन होता है, और प्रकीर्णन के कारण जो है इसमें जो है नीले कलर का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण जो है ये आसमान नीला दिखाई देता है। अब बात आती है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जैसे सूर्योदय होने के थोड़े पहले ही प्रकाश दिखाई देने लगता है, जबकि सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त हो जाने के बाद भी ये सूरज दिखाई देते हैं। तो ये पृथ्वी जब है तो यहाँ पर दोनों साइड में सूरज है। तो जब ये जो सूरज है, जब ये उगने के थोड़ा पहले ही इसके अपवर्तन के कारण, अपवर्तनांक की अपवर्तन के कारण ये थोड़ा ऊपर दिखाई देने लगते हैं, और निकलने के पहले जो है सूर्योदय हो जाता है। सूरज के निकलने के पहले सूर्योदय हो जाता है। जबकि जब ये ये ढल जाते हैं, ढलने के बावजूद भी अपवर्तनांक के कारण यह थोड़ा ऊपर दिखाई देने लगते हैं। इसलिए जो है सूरज के ढल जाने के बाद भी जो है सूरज दिखाई देते हैं। इस प्रकार जो है हमारा ये चैप्टर मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तनांक, ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, अगर जो है आप लोग मन से देखें और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जो है हम भी थोड़ा मेहनत और ज़्यादा करें, और मेहनत करके आप लोगों को अच्छा से अच्छा वीडियो बनाकर और आपकी सेवा कर सकें। थैंक यू।